हाँ जी, तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल और इक्वेटोरियल को आपस में कंपेयर किया और टॉर्क निकाला एक डायपोल पे जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। तो आज क्या हमें करना है, हमें एनसीईआरटी के आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, आज हमें उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है बेटा। तो पहले हमारे पास एग्जाम्पल 1.2 और एग्जाम्पल 1.3 आता है। आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। इन केस अगर आपने नहीं किए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे होमवर्क नहीं भेजा अभी तक, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी ना देखें, वीडियो को पॉज कर लें और पहले वो क्वेश्चन ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल्स खुद ट्राई नहीं करेंगे, आई गारंटी आप आगे जाने वाले चैप्टर्स के न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल था कि इफ़ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन कूद रहे थे। तो बताओ एक कूलम चार्ज पूरा पैदा करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा कि एक कूलम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। तो एक कूलम कितना हो गया, तो 1 को डिवाइड कर दिया 1.6 10 की पावर -19 से, जिसको सॉल्व करके 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितना जा रहा है, 10 की पावर 9। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको 10 की पावर 9 से डिवाइड कर दूँ टोटल टाइम मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ईजी है। तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 को 10 की पावर 9 से डिवाइड कर दिया, तो 6.25 इंटू में 10 की पावर 9 सेकेंड्स आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसे डेज या ईयर में कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आएगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं है, काफ़ी बड़ा है। खैर, फिर आता है 1.3 एग्जाम्पल। मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बोला था कि यहाँ पे आपको मास ऑफ वाटर गिवन नहीं है, तो आपको 250 ग्राम्स लेना है। आई होप आपको याद है। तो मास ऑफ वाटर ले लिया 250 ग्राम। क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक कप पानी में, यानी कि 250 ग्राम पानी में कितने पॉजिटिव चार्ज हैं और कितने नेगेटिव चार्ज हैं, है ना। तो 250 ग्राम में टोटल मोल्स कितने हैं पहले हम ये निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो 250 को हमने 18 से क्या कर दिया डिवाइड, तो आ गया 13.89 मोल्स। ये क्या है, ये है पानी के मोल्स। अब पानी के एक मोल में कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुनना। H के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और 2 H है तो 2 हो गए। और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो 8 और 2 10। तो एक मोल H2O में 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इतने मोल H2O में कितने होंगे, ऑब्वियसली इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 138, यानी कि 138.9 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। अब टोटल अगर इलेक्ट्रॉन्स इतने तो नेगेटिव चार्ज कितना होगा। अगर टोटल इतने मोल इलेक्ट्रॉन है तो एक मोल का मतलब 6.022 10 की पावर 23, और ये आ गए इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया 1.34 इंटू में 10 की पावर 7 कूलम। अब अगर एक 250 ग्राम वाटर में नेगेटिव चार्ज अगर 1.34 इंटू में 10 की पावर 7 है, तो एक कॉमन सेंस बन जाती है कि पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होगा, बिकॉज एक मॉलिक्यूल में जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो नेगेटिव चार्ज अगर 1.34 10 की पावर 7 है, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा 1.34 इंटू में 10 की पावर 7। तो ये 2 एग्जाम्पल दिए गए थे। वीडियो को पॉज करके आप इसको इतना नोट करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे बेटा जल्दी से। हाँ जी, तो आई होप आपने वो नोट कर लिया। अब आप लोगों को एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो था 1.8 क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। आओ पढ़े। यहाँ पे कुछ बच्चों ने गलती की थी, तो प्लीज़ ध्यान से इस गलती को देखना है बेटा, क्योंकि ये बोर्ड में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे यही गलती कर रहेंगे बार बार, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज़ सुने। 2 पॉइंट चार्ज थे, एक था QA और एक था QB, और इनकी वैल्यूज दे रखी थी आपको 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। आपको उनके बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दे रखा था, तो आपको उनके बीच वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। अब ऑब्वियसली करना ये था कि दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालनी थी आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाले के लिए कितनी होगी, KQ/R²। K की 9 इंटू में 10 की पावर 9, Q के लिए दे रखी थी हमें, माइक्रो को नॉर्मल कूलम में कन्वर्ट किया, और डिस्टेंस ये अगर 0.2 मीटर है तो ये 0.1 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही B के लिए भी सेम होगी, बस प्लस की बजाय माइनस की होगी, क्योंकि चार्ज माइनस का था। अब प्रॉब्लम ये हुई कि बच्चों ने इनको जब ऐड किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, जहाँ पे आपने गड़बड़ी कर दी। आप ज़रा सोच के बताएं, अगर ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे आपने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो वो उसको रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेगा,
और अगर ये माइनस चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज तो हमेशा प्लस ही होता है, तो भी वो उसको इधर ही अट्रैक्ट करेगा, विच बेसिकली मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सेम डायरेक्शन में आएगी। ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, क्योंकि ये नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो इधर ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो ये भी इधर, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, विच बेसिकली मीन्स कि आपको इनको ऐड करना है विदाउट देयर साइन। आपको साइन को भूल जाना है बिकॉज डायरेक्शन हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हैं बेटा, अगर आप डायरेक्शन ले चुके हैं तो माइनस साइन हटा देना होता है। और इसका और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सेम है, अगर आप माइनस को ना देखो तो इसका मतलब है 2 इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ए की और इलेक्ट्रिक फील्ड बी की सेम ही। बस उसके बाद तो कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5.4 इंटू में 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम आंसर आ गया। इसके बाद बी पार्ट हमें दे रखा था इसमें कि अगर हम इसी पॉइंट पे एक चार्ज रख दें जो कि -1.5 इंटू में 10 की पावर 9 कूलम का है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फोर्स निकालनी थी, मतलब हमें फोर्स कैलकुलेट करने को बोला हुआ था, क्वेश्चन में बोला हुआ था कि कैलकुलेट दी फोर्स। बोलो बेटा, इफ नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 10 की पावर -9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, तो क्या फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, याद करेंगे, फोर्स अपॉन में चार्ज। तो फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी जो कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाली, चार्ज इतना था और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस में आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। इसके बाद 9th क्वेश्चन दिया गया था आपको। 9th क्वेश्चन में क्या था बेटा कि दो हमारे पास चार्ज हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 2.5 10 की पावर -7 और 2.5 इंटू 10 की पावर -7, बस एक प्लस का है और एक माइनस का है, और ये z एक्सिस पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखो पॉइंट्स हैं इनके 0 0 -15 और 0 0 +15, इसका मतलब x भी 0 है, y भी 0 है, इसका मतलब ये z एक्सिस पे बैठे हुए हैं। तो ये वाली एक्सिस हमने बना रखी है z। अब a वाला है -15 पे और b वाला है +15 पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 0.3 मीटर, 30 सेंटीमीटर। 15 और 15 30, 30 मतलब मीटर में कितना हो गया? 0.3 हो गया। पहले पार्ट में बोला हुआ था टोटल चार्ज निकालो। क्या निकालो? टोटल चार्ज। ऑब्वियसली एक चार्ज प्लस का, एक चार्ज माइनस का है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0, यानी कि 0। ये तो बहुत सिंपल। सेकेंड वाले पार्टनर को बोला गया था डायपोल मूवमेंट निकालो। डायपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं? कोई भी एक चार्ज इनटू में उनके बीच का डिस्टेंस जो कि 2a ये पूरा डिस्टेंस ही होता है, यानी कि 0.3। तो कोई भी एक चार्ज ले लिया 2.5 इंटू में 10 की पावर -7। अब बच्चा मुझसे पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे, सर अगर कोई भी चार्ज देना है तो माइनस का भी ले सकते हैं? नहीं बेटा, कोई भी चार्ज का मतलब है कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड। ऑब्वियसली चार्ज एक ही है और वो प्लस में ही लेना होता है, और डिस्टेंस आ गया उनके बीच का 0.3 और मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 7.5 इंटू में 10 की पावर -8 कूलम मीटर। इसके बाद 10th क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। आपको डायपोल मूवमेंट गिवन था, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थे और उनके बीच का थीटा एंगल गिवन था। बस फॉर्मूला लगाना था टॉर्क का, विच इज पी ई साइन थीटा। पी के लिए दे रखी है, ई के लिए दे रखी है, साइन 30 होता है हाफ, क्योंकि थीटा 30 था, और वैल्यू को सबको बस पुट करना था 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। आंसर आया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो प्लीज़ जल्दी से इतना नोट करेंगे हम लोग और फिर बेटा आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो एक आखिरी क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया गया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। उसमें बोला गया था कि अगर हमने एक पॉलीथीन पीस को रब किया ऊन के साथ तो कितना नेगेटिव चार्ज आ गया उसका? 3 इंटू में 10 की पावर 7 कूलम का। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे? बहुत आसान है, यूनिटरी मेथड है। आप यहाँ पे Q = NE यानी क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ? 3 इंटू में 10 की पावर -7। ऑब्वियस पता माइनस का हुआ, लेकिन अभी माइनस कंसिडर नहीं कर रहे, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज माइनस का होता है, तो वो कैंसिल ही होना है। चार्ज था 3 इंटू में 10 की पावर -7 कूलम। तो Q = NE क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला। टोटल चार्ज कितना है? 3 इंटू में 10 की पावर -7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। टोटल चार्ज इतना है, हर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है इतना, डिवाइड कर दो, बात एक ही है। तो 3 इंटू में 10 के -7 को डिवाइड कर दिया 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 से, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 1.87 इंटू में 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। और इसका बी पार्ट बोला गया था कि क्या जब हम पॉलीथीन को रब करेंगे तो क्या उसके ऊपर कोई मास भी ट्रांसफ़र होगा? बेटा आप मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं? तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, तो ऑब्वियसली मास भी तो ट्रांसफ़र हुआ होगा।
हर एक इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 kgs। अब आप सोचो अगर इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ऑब्वियसली 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 से मल्टीप्लाई करके हम टोटल मास कितना ट्रांसफर वो भी निकाल सकते हैं। हालांकि वो इतना कम होगा कि आप उसे इग्नोर कर सकते हो, बट होगा। तो यस, जब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए होंगे तो उस दौरान ऑब्वियसली क्या भी ट्रांसफ़र हुआ होगा, मास भी ट्रांसफ़र हुआ होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिए थे। आई होप आप देख ही रहे हैं कि 10 मिनट लगभग हमें इसी में लग गए हैं क्वेश्चन आंसर करो। ये ज़रूरी भी है बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं किए तो फिजिक्स की क्या इंपॉर्टेंस। फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं आज, और हमारा टॉपिक है स्पेशल केसेस ऑफ टॉर्क। बेटा आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में टॉर्क पढ़ा था। जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, हमने प्रॉपर डेरिवेशन भी की थी। आज हमें उसके स्पेशल केस करने हैं। स्पेशल केस में पहला आता है जब थीटा होगा 0 डिग्री, इसको पढ़ते हैं। फिर सेकेंड केस आएगा जब थीटा होगा 90 डिग्री, और थर्ड केस आएगा जब थीटा होगा 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। थीटा है 0 डिग्री, विच बेसिकली मीन्स कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल जो है वो इधर पड़ा हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब ये प्लस वाला चार्ज है, ये माइनस वाला चार्ज है, और ये ऐसे पड़ा हुआ है। क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो डाइपोल मूवमेंट यहाँ है नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ है। तो दोनों में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। इसको बाय फॉर्मूला अगर बात करें तो PE साइन थीटा इसका फॉर्मूला था। थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टॉर्क कितना आ गया 0। और अगर आप इसको वैसे भी समझो तो प्लस वाले चार्ज पे फोर्स लग रही होगी इधर, और माइनस वाले चार्ज पे फोर्स लग रही होगी इधर। ये तो हम लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं कि ये फोर्सेस इक्वल होती हैं और ऑपोजिट तो है ही। लेकिन आज आप देख सकते हो, लास्ट क्लास में आपको याद होगा एक फोर्स इधर थी और एक फोर्स इधर थी, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग था, तो टॉर्क लग गया था। लेकिन अगर थीटा 0 हुआ तो लाइन ऑफ एक्शन भी क्या हो जाएगा, सेम। लेट अस सपोज ये डाइपोल है, तो एक फोर्स लग रही इधर, एक फोर्स लग रही इधर। अब अगर ये दोनों फोर्स ऐसे लगेंगी तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। और अगर इन्होंने कैंसिल आउट कर दिया तो जो नेट टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बेटा याद होगा जब किसी भी चीज़ पे नेट फोर्स या नेट टॉर्क दोनों 0 हो तो ऑब्जेक्ट होता है इक्विलिब्रियम में। किस में होता है, इक्विलिब्रियम में। तो ये ऑब्जेक्ट किस में है, इक्विलिब्रियम में। अच्छा, अब मुझे बताओ 11th क्लास याद करो, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। मतलब अगर मैं इस डाइपोल को थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब करता हूँ, मतलब मैं इस डाइपोल को अभी ये फिलहाल ऐसे है, अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊँ और छोड़ दूँ तो क्या होगा, फिर से इस पर फोर्स लगेगी इधर, इस पर फोर्स लगेगी इधर, और इसको वापस से ऐसे कर देगा। लेट अस सपोज हमने इस डाइपोल को क्या किया, ये ऐसे था, हमने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया फोर्स लगा के, तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगी, इस पर ऐसे लास्ट क्लास की तरह, और क्या होगा, ये वापस से ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये वापस ऐसा हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वापस ऐसा हो रहा है। और 11th क्लास याद करेंगे, जब किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें और इक्विलिब्रियम वापस वहीं पे आके बन जाए जहाँ से उसको डिस्प्लेस किया गया था, ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। हेंस डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स और टॉर्क 0, वो तो समझ में आ गया होगा। अब इक्विलिब्रियम स्टेबल कब होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओ, उसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करो और वो वापस उधर ही आके इक्विलिब्रियम बना ले जहाँ से आपने उसे डिस्टर्ब किया था, उससे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे कि डाइपोल है, आपने इसे डिस्टर्ब किया तो यहाँ फोर्स लग गई ऐसे, यहाँ फोर्स लग गई ऐसे, वापस से ऐसे आ जाएगा, वापस से ऐसे आ जाएगा, वापस से ऐसे आ जाएगा। इसे बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है। बहुत ही ईजी है ये तो बेटा। इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल पड़ा हुआ है ऐसे, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। अब आप समझते हो फोर्स इस पे लगेगी ऐसे, इस पे लगेगी ऐसे, बिना कुछ कैलकुलेशन करे। बताओ क्या टॉर्क लगेगा, अरे बहुत ज़्यादा लगेगा। क्यों,
दोनों पे फोर्स लग रही है और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो टॉर्क तो लगेगा। आओ कैलकुलेट कर लें। PE साइन थीटा साइन 90, क्योंकि डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, ये डायपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, तो एंगल कितना है इनमें 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम है। और अगर टॉर्क मैक्सिमम है तो आप मुझे बताओ ये इक्विलिब्रियम में हुआ कि नहीं हुआ, तो नॉट इन इक्विलिब्रियम, हमारा डायपोल इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, क्योंकि उस पर फोर्स लग रही है, उस पर टॉर्क लग रहा है, और जब फोर्स और टॉर्क लगता है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग केस कौन सा है बेटा, सबसे इंटरेस्टिंग केस है 180 डिग्री। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इतना नोट करेंगे। हाँ जी, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे बेटा किस बारे में, जब थीटा कितना आ जाए, थर्ड केस आता है हमारे पास, जब थीटा हो जाए 180 डिग्री। सबसे इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान रखना है बेटा, जब थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री। वो कैसे होगा और जरा समझे। डायपोल ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव फिजिक्स में, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही जा रही है, तो एंगल कितना हो गया इनके बीच में, बिल्कुल सही कह रहे हो, 180 डिग्री। पहले मुझे इतना पता हो, ये दोनों फोर्सेस, नेगेटिव वाले पे फोर्स लगेगी ऐसे, क्यों, आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, अगर नेगेटिव है तो, और पॉजिटिव है तो जहाँ चार्ज है वहीं जाना चाहेंगे। हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। तो इस पर फोर्स लगेगी ऐसे और इस पर फोर्स लगेगी ऐसे, दोनों फोर्स इक्वल है, दोनों फोर्स अपोजिट है, हाँ, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, हाँ, इसका मतलब नेट टॉर्क तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो कि अभी हम देख भी लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा टॉर्क का, PE साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो टॉर्क तो 0 ही है, यानी कि टॉर्क अगर 0 है, फोर्स अगर 0 है, तो भैया ये तो पक्का है कि ये इक्विलिब्रियम में तो है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। पहले मैं आपको याद, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब स्टेबल तो मैंने समझा ही दिया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और अगर हम उसे डिस्टर्ब करें तो वो उसी जगह पे इक्विलिब्रियम दोबारा नहीं बना सके, तो उसे बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वो डिस्टर्ब करने के बाद इक्विलिब्रियम वहीं बना लेता है तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। अगर वो वहाँ पे नहीं बना पाता है तो वो इक्विलिब्रियम कौन सा है, अनस्टेबल। मैं यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम बनाना चाहूँगा, जो कि मैंने 11th में भी बताया था आप लोगों को, बच्चों को। मैं आपको बस रिवाइज, क्योंकि मेरा देखो टॉपिक ऐसा है जो बहुत कम इस्तेमाल हुआ था 11th में, तो बच्चे भूल गए होंगे। ये दो हमारे पास बॉल हैं, ये दो हमारे पास कटोरियाँ हैं। मान लो इस कटोरी में मैंने बॉल यहाँ पर रख दी एक, और इस कटोरी में मैंने बॉल ऊपर रख दी एक। तो ऊपर वाली जो बॉल है जो कटोरी के नीचे पड़ी हुई है वो भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि वो हिल डुल नहीं रही है, नेट फोर्स उसके ऊपर 0 है। और कटोरी के ऊपर रखी वाली बॉल भी इक्विलिब्रियम में, बिकॉज वो हिल डुल नहीं रही है, नेट फोर्स क्या है उसके ऊपर, 0 है। अगर मैं इसको डिस्टर्ब करता हूँ, अगर मैं इस वाली बॉल को डिस्टर्ब करता हूँ, इधर ले जाता हूँ या इधर ले जाता हूँ, तो क्या होगा, छोड़ने के बाद क्या होगा, ये वापस से इक्विलिब्रियम बनाएगा। और कहाँ बनाएगा, आंसर वहीं बनाएगा जहाँ से इसको डिस्टर्ब हुआ किया गया था। सोचो ना, आपके पास एक बॉल आपने डिस्टर्ब कर दिया, ये कितने बार भी घूमेगा, रुकेगा, लेकिन वहीं पे इक्विलिब्रियम बनाएगा जहाँ से इसने शुरुआत की थी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को जिसमें उसे डिस्टर्ब करे और वापस वहीं पे आके इक्विलिब्रियम बन जाए जहाँ से शुरुआत की गई थी, इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे फोकस करते हैं बेटा, ये भी इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज नेट फोर्स क्या है, 0, mg/r, नेट फोर्स क्या है, 0। इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन अगर इसको डिस्टर्ब किया गया, अगर यहाँ डिस्टर्ब किया गया तो नीचे गिर जाएगा, डिस्टर्ब करने, यानी ये डिस्टर्ब होने के बाद इक्विलिब्रियम कहीं और बना लेगा, लेकिन उस जगह पे नहीं बना पाएगा जिस जगह से इसने शुरुआत की थी या जहाँ पे इसने पहले इक्विलिब्रियम बना रखा था। तो अगर डिस्टर्ब करने के बाद इक्विलिब्रियम हम वहाँ पे ना बना सकें जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पहले था, देन द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये तो मैंने आपको 11th की पढ़ाई रिवाइज करवा दी। अब यहाँ पे फोकस करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना है, सारा का सारा खेल समझने वाला है। नहीं समझ पाए, नहीं इमेजिन कर पाए, अपनी आंख बंद करके नहीं सोच पाए इस बारे में, तो नहीं कर पाओगे। ये डायपोल था,
जब हमारा एंगल 0 था, यानी कि केस फर्स्ट, जब केस फर्स्ट की बात कर रहे थे हम, केस फर्स्ट की, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, नेगेटिव चार्ज यहाँ था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ थी। पॉजिटिव वाले पे फोर्स लग रही थी उधर, नेगेटिव वाले पे लग रहे थे इधर, कुछ ऐसे हालात थे। हमने तो डिस्टर्ब किया तो इधर फोर्स वापस इक्विलिब्रियम, डिस्टर्ब के वापस इक्विलिब्रियम, नीचे की तरफ डिस्टर्ब के वापस इक्विलिब्रियम। तो वहीं पे इक्विलिब्रियम बना रहा था जहाँ पे इक्विलिब्रियम पहले था, है ना। इमेजिन करो ये एक लोहे की रॉड है, इसको यहाँ से रबड़ बैंड से बांधा हुआ है, यहाँ से रबड़ बैंड से बांधा हुआ है ना, बीच में लटक रही है। इमेजिन करो अगर मैं इसको रॉड को डिस्टर्ब करके छोड़ दूँ तो क्या होगा, ये रबड़ बैंड इसको वापस ऐसा ले आएगा, फिर वापस ले आएगा, फिर वापस ले आएगा। तो इक्विलिब्रियम कौन सा हो गया, स्टेबल, क्योंकि वहीं पे आके बन रहा है, जो कि पहला केस था। लेकिन इस वाले केस की बात सोचो, इस बार डायपोल को हमने पूरा 180 घुमा के ऐसे रख दिया। अब ये जो चार्ज है पॉजिटिव, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ खींच रही है, इसको नेगेटिव को यहाँ खींच रही है। हालांकि फोर्स और टॉर्क अभी भी 0 है, यहाँ खींचे यहाँ खींचे 0 हो गया। लेकिन सोचो इस पे फोर्स ऐसे, इस पे फोर्स ऐसे, अगर थोड़ा बहुत भी डिस्प्लेस हुआ तो इस वाले चार्ज पे फोर्स यहाँ लग रही थी, इस वाले पे यहाँ थोड़ा बहुत भी डिस्प्लेस हुआ तो खटाक से वापस आ जाएगा, है ना बेटा। समझने की कोशिश करनी है बेटा, सारा खेल समझने का है। ये हमारे पास डायपोल पड़ा हुआ था, पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ। अगर इसे थोड़ा बहुत भी डिस्प्लेस किया गया तो पॉजिटिव यहाँ आ गया, नेगेटिव यहाँ आ गया, ऐसे हालात हो जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे खींच लेगी, ऐसे खींच लेगी, और क्या होगा बेटा, इसको ऐसे खींचा जाएगा, इसको ऐसे, और ये घूम के ऐसे आ जाएगा। यानी जो ऐसे था वो घूम के ऐसे आके इक्विलिब्रियम बनाएगा। यानी डिस्टर्ब करने के बाद ये वहाँ पे इक्विलिब्रियम दोबारा नहीं बना पाएगा, घूम के आएगा और केस 1 वाले इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो आप मुझे बताएं ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल पड़ा हुआ है ये कौन से इक्विलिब्रियम में बैठा हुआ है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में? तो आंसर है ये बैठा हुआ है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। किस में बैठा हुआ है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो बेटा अगर आपको इन केस 11th का इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट याद नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब बच्चे को एक छोटा सा होमवर्क दिया जाएगा कि वो बच्चे इक्विलिब्रियम के बारे में लिखेंगे। चलो क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क है डिफाइन इक्विलिब्रियम इन फिजिक्स and hence explain what do you mean by stable and unstable equilibrium, and explain what do you mean by stable and unstable equilibrium। ठीक है बेटा, आई होप ये होमवर्क आप कर लेंगे। ठीक है जी, तो बेटा इसी के साथ हम लोगों ने अपना इलेक्ट्रिक डायपोल भी ख़त्म कर लिया। आज का नया टॉपिक क्या है? आज का नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं। पहले परिभाषा हो जाए इनकी बेटा। तो इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट्स electric field around a charge particle or system of charges। ये लो जी, आज इतना ही पढ़ेंगे हम, इसकी परिभाषा को ही समझेंगे हम। और अगली क्लास में हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हम आज नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ परिभाषा जानेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इससे पहले देखो, परिभाषा को समझने से पहले मुझे बात बताओ, क्या चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? होती है, महसूस होती है ना। दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करते हैं ना, बोलो बेटा, करते हैं कि नहीं करते हैं? बैलून एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करता है कि नहीं करता है? होता है भाई, होता है कि नहीं होता? आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इस दुनिया में जहाँ पे चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, होता है। हम लोग भी क्लास में दिखाते हैं। लॉकडाउन की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया, कोई बात नहीं, जैसे लॉकडाउन खुलेगा सब कुछ ठीक रहेगा तो आपको ये दिखाया भी जाएगा। लेकिन बचपन आपने देखा, आपने बचपन में खुद किया यार, आपने स्केल से, मैंने बताया था, कागज़ को अट्रैक्ट किया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है, हमने उसे महसूस भी किया, लेकिन क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख पाए आज तक? देख पाए बेटा? नहीं देख पाए, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड को देख नहीं पाया।
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, कैसे इमेजिन करेंगे बेटा? ठीक है, मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा बेटा, क्या भगवान होते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप में से कुछ बच्चों ने कहा होते हैं, आप में से कुछ बच्चों ने कहा नहीं होते, आप में से कुछ बच्चे चुप रहे। भगवान होते हों चाहे ना होते हों लेकिन दिखते तो नहीं है ना, इसीलिए हमने अगर मैं हिंदू धर्म में बात करूं, हमने उनकी मूर्तियां बना दी हैं, हमने अलग अलग तरीके से उनके डिज़ाइन बना दिए। आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार से भगवानों को रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि हम कुछ तो इमेजिन कर सकें ना। मैं बोलूँ गणेश जी, आपके दिमाग में कुछ आएगा। मैं बोलूँगा शिव जी, आपके दिमाग में कुछ आएगा। मैं बोलूँगा कृष्ण, आपके दिमाग में कृष्ण जी, आपके दिमाग में कुछ आएगा। मैं बोलूँ गुरु नानक देव जी, आपके दिमाग में कुछ आएगा। मैं बोलूँ जीसस क्राइस्ट, आपके दिमाग में कुछ आएगा। ऐसे सारे भगवान, कोई छूट गया हो तो प्लीज़ माफ़ कर दें। ऐसे सारी भगवान में कुछ बोलूँ तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, 2-3 मोहम्मडन, और एक बार मैं उनके, कमला नगर की बात है, मैं उनके साथ कॉलेज की पढ़ाई के लिए उनके घर पे रुका हुआ था। तो नेक्स्ट डे फ्राइडे था, मुझे अच्छे से याद है, और उनकी फ्राइडे को नमाज़ होती है। तो मुझे मेरा दोस्त कहता कि यार चलते हैं ऐसे ही, तू भी फ्री हमारे साथ नमाज। एक्चुअली मैंने बोला कि मैं चलूँगा आपके साथ, मुझे एक नया एक्सपीरियंस चाहिए कि मैं भी चलूँगा नमाज़ पढ़ने, लेकिन मुझे पता हो मुझे करना क्या। तो उसने कहा जब हम बैठेंगे तो बैठ जाइयो, खड़े होंगे तो खड़े हो जाइयो, ऐसे करके उन्होंने समझाया। लेकिन मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि जब मुझे आंखें बंद करनी होंगी तो मैं इमेजिन किसको करूं? क्योंकि जब तक मैं कुछ इमेजिन नहीं करूंगा तो मेरा ध्यान तो भटकता रहेगा। जैसे कि मैं अगर हनुमान जी के मंदिर में गया हूं तो मुझे पता है मुझे किसको इमेजिन करना है ना, आप सबको ही पता होगा। लेकिन मैंने उससे पूछा कि यार तुम्हारे भगवान की फ़ोटो तो दिखा मुझे पता तुम्हारे भगवान दिखते कैसे हैं। तो उसने मुझे बोला हमारे यहाँ भगवान की कोई फ़ोटो नहीं होती है, हमारे यहाँ पे सिर्फ एक रोशनी समझो, एक नूर समझो, एक लाइट, एक डॉट समझो, एक लाइट की डॉट है। मैंने कहा ये तो बहुत टफ जॉब है। और बिल्कुल ऐसे ही बेटा, जब किसी चीज़, कोई चीज़ होती नहीं है या दिखती नहीं है तो उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल है। एंड दैट इज़ हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल है जब तक हम उसे देख ना सकें। इसीलिए साइंस ने आपकी हेल्प की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी। These are imaginary lines, ये होती नहीं है, हमने बनाई है समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर को। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, ये हमने समझने के लिए किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस जो एक चार्ज के आसपास हम लोग ड्रॉ करेंगे ताकि हम ये इमेजिन कर सके इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, कैसे है, किधर कम है, किधर ज़्यादा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दीज आर सम इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक चार्ज भी सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगले क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे और कुछ चार्ज सिस्टम के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ भी करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।